नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिद्धार्थ क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज पार्ट 3 के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक सेशन के लिए सिद्धार्थ क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि शक्ति का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स सिद्धांत किसने दिया। कि जो राजनीति में या सरकार में शक्ति का पृथक्करण है वो सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत दिया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने यह सिद्धांत, इनकी एक बुक है द स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है दोस्तों, ये होती है प्रकाशित 1748 में। इनकी एक बुक होती है द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748, जिसमें इन्होंने कहा कि जो शक्ति का पृथक्करण है वह 3 भागों में होता है। सबसे पहला है विधायिका। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कार्यपालिका कार्यपालिका और तीसरा है दोस्तों न्यायपालिका। ठीक है, ये सरकार के अंग हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि जो शक्ति का पृथक्करण है वह इन तीनों के बीच होना चाहिए। और यह शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत देने वाले हैं ऑप्शन ए, मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में 1748 में यह बात कही। समझ में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है दोस्तों, जो सूचियां हैं, सूचियां होती हैं 3। सबसे पहले है दोस्तों संघ सूची, दूसरी है दोस्तों राज्य सूची, राज्य सूची और तीसरा है दोस्तों यही समवर्ती सूची, समवर्ती सूची दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जिनमें केवल केंद्र ही जिन पर नियम या कानून बना सकता है। राज्य में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केवल राज्य का अधिकार होता है। और समवर्ती में दोस्तों संघ और राज्य सूची दोनों इन विषयों पर कानून का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों जो संघ सूची में वर्तमान समय में विषयों की संख्या है वह दोस्तों 100 विषय इसमें शामिल हैं, जिसमें दोस्तों जैसे एग्जाम्पल है हमारा रक्षा और विदेशी मामले, बैंकिंग, ये दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में है दोस्तों 62। ठीक है, और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है 47, इसमें विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में दोस्तों जैसे पुलिस हो गया और स्वास्थ्य मामले हो गए। समवर्ती सूची में दोस्तों शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय, परीक्षा में पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। शिक्षा, वन्य जीव। ठीक है दोस्तों, यह समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह दोस्तों ऑप्शन बी, आर्टिकल 32 में इन अधिकारों का, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहला है, यह आपने ध्यान में रखना है कि 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरा है दोस्तों इसमें अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तीसरा है दोस्तों इसमें परमादेश, परमादेश।
चौथा है दोस्तों इसमें प्रतिषेध, प्रतिषेध। और पांचवा है दोस्तों इसमें उत्प्रेषण। ठीक है, यह 5 प्रकार की दोस्तों हम रिट जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों, कि यानी जो नई राज्य का अगर निर्माण हो रहा है या राज्यों के क्षेत्रों में या सीमाओं में या नामों में जो परिवर्तन होता है वह भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है दोस्तों संविधान के। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के द्वारा यह प्रक्रिया होती है दोस्तों कि अगर किसी राज्य का निर्माण करना है या उसके राज्य क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करना है या नाम में परिवर्तन करना है तो दोस्तों वो होता है आर्टिकल 3 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और अनुच्छेद है, इनको भी जान लेते हैं साथ साथ में। अनुच्छेद 1, इसमें दोस्तों क्या है, इसमें कहा गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। और 28 राज्य और दोस्तों क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट में। अनुच्छेद 2 में है दोस्तों, इसमें क्या है, 3 में तो हो गया निर्माण और राज्य के क्षेत्रों या वो सीमा सीमा या नाम में परिवर्तन। ठीक है, अनुच्छेद 2 में है दोस्तों किसी राज्य की स्थापना। ठीक है, स्थापना और प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, यह आर्टिकल 2 में कही गई है, ध्यान रखना है दोस्तों आपने, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों कि भारत में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। कि जो भारत में संसदीय व्यवस्था है और जो द्विसदन है दोस्तों, कौन कौन से है दो सदन, एक तो है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ठीक है, तो दोस्तों जो द्विसदनीय व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है दोस्तों। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या आता है और क्या अन्य चीज़ें हमने ब्रिटेन से ग्रहण करी हैं, विधि का शासन, विधि का शासन। और दोस्तों इसके साथ में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिंधी भाषा को भारत की 15वीं भाषा के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा दी गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो पहले तो इसको जानेंगे हम कि जो भारत की भाषाएं हैं जिसमें कुल भाषाओं की संख्या दोस्तों वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हैं जिनका वर्णन अनुसूची किस में है, यहाँ पे लिख देते हैं अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, हम पहले जानेंगे कि पहले जब मूल संविधान में कुल जो भाषाएं हैं या अनुसूची 8 में पहले कुल भाषाओं की संख्या दोस्तों 15 थी, 14 थी, माफ कीजिएगा, 14 भाषाएं थी। तो जो 15वीं भाषा है सिंधी, उसको दोस्तों जोड़ा जाता है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 21वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन। और ये होता है दोस्तों 1967 में। ठीक है, और जो कुल भाषाओं की संख्या होती है वो 15वीं भाषा बनती है दोस्तों, कौन, 15वीं लैंग्वेज बनती है सिंधी भाषा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको कि 14 लैंग्वेज तो पहले से थी और जो 15वीं भाषा बनती है दोस्तों इसमें सिंधी भाषा बनती है 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं 15वीं लैंग्वेज तो हो गई दोस्तों सिंधी भाषा। अब इसके बाद जो अन्य संविधान संशोधन होते हैं भाषाओं से उनके बारे में जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यानी अब हमारे पास संविधान में हो गई कुल मिलाकर 15 भाषाएं सिंधी को जोड़कर। ठीक है दोस्तों, अब उसके कुछ समय बाद दोस्तों होता है 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1900
92, ठीक है दोस्तों, 1992 है ये। इसमें दोस्तों 3 भाषाएं नई जोड़ी जाती हैं। पहली है कोंकणी, एक है दोस्तों नेपाली, और तीसरी है दोस्तों मणिपुरी। ठीक है दोस्तों। अब फिर उसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है, वो होता है दोस्तों 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये होता है सन 2003 में दोस्तों। अब इसके माध्यम से दोस्तों 4 और लैंग्वेज अनुसूची 8 में जोड़ी जाती हैं। अब वो 4 लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? पहली है दोस्तों बोडो, ठीक है, दूसरी है बोडो, दूसरी है डोंगरी, तीसरी है मैथिली, और दोस्तों लास्ट वन इज संथाली। ठीक है। अब हमने ऊपर बात करी कि जो सिंधी भाषा थी वह भारत की 15वीं लैंग्वेज थी। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये 2 संविधान संशोधन किए जाते हैं। एक तो होता है 71वां संविधान संशोधन 1992, और एक होता है 92वां संविधान संशोधन 2003। अब इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि वो तो 15 लैंग्वेज हो गई थी। अब दोस्तों ये बनती है 16वीं लैंग्वेज, ये होती है दोस्तों 17, ये होती है 18, उसके बाद बोडो बनती है 19वीं, डोंगरी 20वीं, और मैथिली बनती है दोस्तों 21वीं, और जो संथाली होती है वो 22वीं। तो कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान समय में कुल हमारे पास अनुसूची 8 में दोस्तों यह 22 भाषाओं का उल्लेख है। समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके बीच कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना होती है दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 2004 में। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मिस प्रिंट है, इसको 4 मान लीजिए आप, 1994। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना होती है वह होती है दोस्तों ऑप्शन डी 2004 में। इसको थोड़ा सा जानते हैं कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसकी स्थापना होती है दोस्तों आर्टिकल किसमें किसके माध्यम से इसको आर्टिकल में जोड़ा जाता है? यह होता है दोस्तों आर्टिकल 33338 में इसका उल्लेख है, और दोस्तों यह जोड़ा जाता है संविधान में 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना होती है और ये दोस्तों प्रभावी होता है 2004 से। और इसका जो उल्लेख है वह संविधान के किस आर्टिकल में है? वह है अनुच्छेद 338 में। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो दोस्तों जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा कहने वाले हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ठाकुरदास भार्गव। ठीक है। इन्होंने संविधान के बारे में यह कहा कि यह प्रस्तावना जो है माफ कीजिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है। अब एक और बात है यहाँ पे कि जो अर्नेस्ट बेकर हैं, ठीक है, वैसे दोस्तों ये बारकर होते हैं, बारकर, अर्नेस्ट बारकर। इनके माध्यम से कहा गया कि जो प्रस्तावना है इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा कि यह संविधान का केंद्र बिंदु है। क्या कहा इन्होंने? यह संविधान का केंद्र बिंदु है। ठीक है, यह भी आपने ध्यान में रखना है। एक और यहाँ पे है कि एम मुंशी, इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा कि यह संविधान की क्या है? राजनीतिक 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 जन्म कुंडली है। राजनीतिक जन्म कुंडली, ये स्टेटमेंट भी दोस्तों आपने ध्यान में रखना है क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। राजनीतिक जन्म कुंडली है। नाना पालकीवालन ने इसको क्या कहा कि यह संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में सवाल आ जाएगा अगर आपके पास कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो आपने दोस्तों याद रखना है नाना पालगीवाला। और किया मुंशी के द्वारा क्या कहा गया कि यह प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा गया। अर्नेस्ट बारकर के द्वारा कि यह
प्रस्तावना को कहा गया कि यह संविधान का केंद्र बिंदु है, और ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान की आत्मा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने। ठीक है, तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं वह समय होता है दोस्तों 31 अक्टूबर सन 2019 का। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। अब ठीक है, पहले से दोस्तों 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, दो और जोड़े जाते थे, इनकी संख्या हो जाती है 9। लेकिन वर्तमान समय में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे। इसके बाद एक और अमेंडमेंट होता है, वह होता है दोस्तों सन 2000 में 2019 का एक्ट होता है। ठीक है, और इसके माध्यम से दादरा नगर हवेली और दमन दीव को, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ, दादरा नगर दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, ठीक है, और दमन दीव को, ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों को मिलाया जाता है और एक नए केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की जाती है। क्योंकि दोस्तों ये पहले से अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक की ही की जाती है। ठीक है, तो इसमें एक माइनस हो जाता है 9 से। तो वर्तमान समय में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, वह और इनको प्रभावी कब किया जाता है, तो दोस्तों समय भी पूछा जाता है, वो होता है 26 जनवरी सन 2020 से इनको प्रभावी किया जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति हैं उनकी जो न्यूनतम आयु है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 30 ईयर। ठीक है, 30 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए न्यूनतम। और जो दोस्तों लोकसभा है 25 वर्ष किसकी होती है, 25 वर्ष है दोस्तों लोकसभा सदस्य की। ठीक है, इस बात को भी हमने ध्यान में रखना है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु है दोस्तों 25 वर्ष। ठीक है, और जो 35 वर्ष है यह होती है दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल राज्यपाल या राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष होनी ही चाहिए। तो राइट आंसर हमारा इसमें तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 30 वर्ष जो राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु है वह है दोस्तों 30 वर्ष। और इनके साथ साथ आपने यह भी ध्यान रखना है कि 25 वर्ष लोकसभा सदस्य की आयु होती है और 35 वर्ष राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु चाहिए। और ठीक है, और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो 18 वर्ष है वो क्या है, मत देने की न्यूनतम आयु है। ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। ठीक है दोस्तों, तो जो भारत के महान्यायवादी कौन है, ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमनी। ठीक है, अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि यह महान्यायवादी होता क्या है। दोस्तों जो महान्यायवादी होता है वो होता है भारत सरकार का भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। ठीक है दोस्तों, आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि जो महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, और इसका उल्लेख दोस्तों किस में है, अनुच्छेद 76 में, आपने आर्टिकल, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि जो महान्यायवादी का उल्लेख है वह आर्टिकल 76 में है, और जो महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ दोस्तों एक और बात यहाँ पे है कि केंद्र में तो होता है महान्यायवादी, इसके साथ साथ आपने एक चीज़ यह भी ध्यान में रखनी है कि केंद्र में तो होता है महान्यायवादी और दोस्तों राज्य में होता है महाधिवक्ता। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। महाधिवक्ता यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है दोस्तों, महाधिवक्ता। ठीक है, और इसका उल्लेख है आर्टिकल 165। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। यह राज्य का, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, राज्य का होता है महाधिवक्ता और केंद्र में होता है महान्यायवादी। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है और दोनों के आर्टिकल अपने ध्यान में रखने हैं। केंद्र का हो गया 76 और राज्य का हो गया दोस्तों 165। समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है
कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना होती है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 2007 में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 61 है, 13वां है, माफ कीजिए, कि 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? ठीक है दोस्तों, जो 61वां संविधान संशोधन होता है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों यहाँ पे 1988 में 61वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके माध्यम से हम जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, इसके माध्यम से दोस्तों क्या होता है कि जो मतदाता होता है, यानी जो वोट देने वाला होता है, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों हम कि मतदाता की आयु, मतदाता की आयु, ठीक है, वह दोस्तों पहले थी 21 वर्ष। ठीक है, अब इसको घटा के कितना कर दिया गया, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और दोस्तों यह जो प्रभावी होता है वह होता है दोस्तों प्रभावी 1989 से यह प्रभावी होता है। ठीक है, 1989 से प्रभावी होता है, और जो संशोधन होता है वह होता है दोस्तों 1988 में, जिसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। और दोस्तों 14वां क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब होती है दोस्तों? दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। और दोस्तों यहीं पे एक और चीज़ है कि जो 10 दिसंबर 1949 है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यह यूएन का एक घोषणा पत्र होता है दोस्तों। वो किससे संबंधित होता है? वह मानवाधिकारों से ही संबंधित होता है। यूएन का घोषणा पत्र होता है। ठीक है, वो वह समय होता है 10 दिसंबर 1948 का। लेकिन जो हमारे भारत की बात की जा रही है यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, वह उसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं और उनका संबंध आपने बताना है कि किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर हमने पहले भी इन चीज़ों के बारे में, इन अनुच्छेदों के बारे में बात करी है। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो उनको वॉच करिए दोस्तों, और समझिए किस आर्टिकल में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे है, सबसे पहला है कि 61वां अनुच्छेद। ठीक है, 61वां अनुच्छेद, इसमें है दोस्तों क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, एक का हो जाएगा 3। और आर्टिकल 54 में है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस सेशन में बात भी करी थी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें उसमें कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, यह है दोस्तों आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा 4। और 52 में है दोस्तों, इसमें होता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, ये हो जाएगा 1। और 56 में हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, तो यानी जो ये चारों अनुच्छेद हैं वो दोस्तों प्रेसिडेंट से संबंधित है। और आपने ध्यान में रखना है कि किस चीज़ में, किस अनुच्छेद से क्या संबंधित है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, और 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, 52 में है राष्ट्रपति, और 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी 3 4 1 और 2। ठीक है दोस्तों, 3 4 1 2। तो दोस्तों हमने देखना है कि किस कूट में है 3 4 1 2। तो दोस्तों यहाँ पे है ऑप्शन 3 4 1 2, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह आज का अंतिम सवाल था। उम्मीद है आपको पसंद आया हो यह सेशन। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए सिद्धार्थ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।